नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे असॉल्ट राइफल की, जो कि भारत 8 लाख के करीब खरीदना चाह रहा है और कार्बाइंस भी खरीदना चाह रहा है। तो इसके लिए कुछ राइफल्स जो कि 10% राइफल थी, कुछ 72,000 राइफल फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदनी थी। अब उसके क्षेत्र में एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 लोगों की एक टीम गठित की गई है जो कि विदेश में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे और वहां पर इन राइफल का हैंड्स ऑन करेंगे, मतलब इनको चलाकर देखेंगे और भारतीय परिस्थितियों में यह कारगर होगी कि नहीं, इंडियन सोल्जर के हाथ में यह अच्छे से चलेगी कि नहीं चलेगी, या जिस प्रकार के हथियार हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार के हथियारों से मिलती जुलते हथियार हैं कि नहीं, ये सारी चीजें ये 9 सदस्यों की टीम चेक करेगी, जिसको लीड कर रहे हैं भारत की आर्मी के ही ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी। और जल्द से जल्द ये टीम भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को रिपोर्ट करेंगी। यह टीम यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इजराइल और यूएई जैसे देशों में जाएगी और उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से मिलेगी और तब इस प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। यह टीम जिन जिन कंपनियों के जिन राइफल से आश्वस्त होगी उसको भारत भेजा जाएगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा भारत लेके आएंगे और भारत के एम्यूनिशन के साथ वो किस तरह का बर्ताव करते हैं यह राइफल्स यह देखा जाएगा। इसके बाद ही इन राइफल्स में से किसी एक को चुना जाएगा। इसी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू और इसी टीम के द्वारा कार्बाइन को भी चेक किया जाएगा और कुछ 93,000 कार्बाइन इस प्रोसेस से खरीदी जाएंगी। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू जिन भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा जाता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास करने के बाद 10 दिन के भीतर आरएफपी जारी करना पड़ता है और 1 साल के अंतर्गत रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि किन इक्विपमेंट को खरीदना जाना है और इनकी सप्लाई ऑर्डर देने के बाद 3 महीने से 12 महीने के बीच में पूरी हो जानी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा में फ्रंट लाइन जितने भी सोल्जर हैं उनको जल्द से जल्द नई असॉल्ट राइफल मिल पाएंगी और इसमें लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है मिनिमम। अगली खबर भी हमारी डिफेंस सेक्टर से है। निर्मला सीतारमण जी ने बफल फायरिंग रेंज बनाने के लिए 238 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं और इस प्रकार के 17 बफल फायरिंग रेंज बनाए जाएंगे जो कि क्लोज्ड फायरिंग रेंज होते हैं। आपको ये पता होगा कैंटोनमेंट के आसपास अब पॉपुलेशन और ज्यादा होती चली जा रही है, लोग आसपास के इलाकों में रहने लगे हैं, जिससे कि काफी दुर्घटनाएं हो जाती हैं फायरिंग सीखते समय या फायरिंग का अभ्यास करते समय। इसके लिए क्लोज फायरिंग रेंज बनाई जाती हैं और भारत में इनकी संख्या अभी 60 है और 17 इस प्रकार के और अभी आगे बनाए जाने हैं। इस मसौदे के तहत 7 सदर्न कमांड में बनने हैं, 3 ईस्टर्न कमांड में बनने हैं, 2 नॉर्दर्न कमांड में बनने हैं और साउथ और सेंट्रल कमांड में एक इस प्रकार के बफल फायरिंग रेंज बनने हैं। इन बफल फायरिंग रेंज में फायरिंग रेंज जो होती है वो 300 से लेके 500 मीटर तक की होती है, यानी कि 300 से लेके 500 मीटर तक के एम इस फायरिंग रेंज में भेजे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करते हैं नाविक, जो कि देसी जीपीएस है और भारत उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला है, ऐसा हम कई खबरों में सुन चुके हैं। पर एक अड़चन इसके सामने आ चुकी है जिसके कारण इसका जो भी रोल आउट होना है पूरे भारत में हमारे मोबाइल्स में आना वो कुछ महीने के लिए और टल सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो आई है वो कम्युनिकेशन की आई है। एस बैंड में नाविक की पूरी सैटेलाइट कम्युनिकेट करती हैं, तो एस बैंड में ही वाईफाई का नेटवर्क और ब्लूटूथ भी कम्युनिकेट करता है, तो इससे इंटरफेरेंस होने का डर अब सामने आ चुका है। वाईफाई के सिग्नल को किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और यह बैंड उनको दी गई है 2400 मेगाहर्ट्ज से 2483 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि 2483 मेगाहर्ट्ज तक। और इस नाविक की सैटेलाइट 2492 मेगाहर्ट्ज पर कम्युनिकेट करेंगी, यानी कि जो नाविक की सैटेलाइट की कम्युनिकेशन करने की फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे वाईफाई की फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में केवल 9 से 8 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस आता है। और किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए, जैसे कि एस बैंड के इस नाविक के सैटेलाइट के सिग्नल को भेजने के लिए जो भी माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लस माइनस 8 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस आता रहता है। तो इस तरह से इस नाविक के सिग्नल की भी वही बैंडविड्थ हो जाएगी, वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो कि हम आजकल वाईफाई में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण यह वाईफाई के साथ इंटरफेयर कर सकता है। और इसके अपर साइड में हम जाएं प्लस 8 मेगाहर्ट्ज में जाएं तो वो 2500 मेगाहर्ट्ज को क्रॉस कर जाएगी, जो कि लाइसेंस्ड वर्जन है किसी दूसरे कम्युनिकेशन के लिए। भारत सरकार ने इसको दूसरे कम्युनिकेशन के लिए अलॉट किया हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी बैंड का आपस में कंजंक्शन हो सकता है। इस कारण से अब कुछ नया तरीका निकाले जाने की संभावना है। इस कारण से नाविक को रोल आउट होने के लिए भारत में अभी और कुछ समय लग सकता है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और यह हमारी मलेशिया की तरफ से आ रही है। मलेशिया की 9 मई को गवर्नमेंट चेंज हो गई और पुरानी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने चाइना को
मलेशिया में एंट्री दी हुई थी और वो एक रेल लिंक बना रही थी जो कि लगभग 600 किलोमीटर की रेल लिंक है। और चाइना का यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस देश में होने वाला था जो कि 20 बिलियन डॉलर का था। और अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो अब नई गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो चाइना ने 20 बिलियन डॉलर का यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो जितना एस्टिमेट किया गया था उससे 50% ज्यादा है। और चाइना की जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है जिसका नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि CCCC, उसको कहा गया कि ड्रास्टिकली इसका दाम कम करे और तब जाके इस प्रोजेक्ट को आगे हरी झंडी मिल पाएगी। तो पूरा फंस गया है चीन नई गवर्नमेंट के सामने मलेशिया में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।